तो अब हम बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन फॉर इंडस्ट्रीज। देखिए, जब हम इन कारकों की बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि भाई हमने इंडस्ट्रीज की बात करी और हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या विनिर्माण उद्योग की बात करी। इस विनिर्माण उद्योग के स्थापित करने के लिए, इन विनिर्माण उद्योगों को स्थापित करने के लिए, इसको स्टैब्लिश करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमें देखने होंगे और जिनकी हमें आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, और उन कारकों के बिना हम उद्योगों की या इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते, स्थापना नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये इस्टेब्लिशमेंट यानी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, साथ ही ये वह कारक हैं जो किसी भी उद्योग, किसी भी इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए कंपलसरी हैं। इनके बिना किसी भी उद्योग या हम कहें कि किसी भी जो इंडस्ट्री है उसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता, उसकी स्थापना नहीं हो सकती। ये फैक्टर्स या ये जो कारक हैं ये तो चाहिए, कंपलसरी है। तो बात करते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रॉ मटेरियल या कच्चा माल या रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं। देखिए, हमने एक चीज़ बहुत अभी समझ ली थी कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं विनिर्माण उद्योग की, वहाँ पर जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल है वो हमें प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त होता है। प्राथमिक जो उद्योग है उनसे हमें कच्चे माल की प्राप्ति होती है, उससे हमें रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं और उन रॉ मटेरियल्स का हमको यूज करना होता है। सबसे पहली चीज, विदाउट रॉ मटेरियल, बिना रॉ मटेरियल के आप कोई भी उद्योग, कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकते, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। अब ये रॉ मटेरियल आप जानते हैं कई अलग अलग तरह का होता है। कुछ कृषि से प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, कुछ जो है फॉरेस्ट से या जंगलों से प्राप्त होता है, कुछ जो है हम ये कहें कि खनिजों के रूप में खानों से प्राप्त होता है, माइंस से अवेलेबल होता है। कुछ रॉ मटेरियल जो है वो हमें पशुओं से मिलता है ना, एनिमल्स से मिलता है। तो टाइप ऑफ रॉ मटेरियल बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ क्या किया जाता है कि रॉ मटेरियल या कच्चे माल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है कि जहां पर कच्चा माल उपलब्ध होता है, जिस जगह पर कच्चा माल उपलब्ध होता है उस जगह के आसपास ही उद्योग की स्थापना कर ली जाती है। वहीं आसपास ही नियरेस्ट ही जो है इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर लिया जाता है, ताकि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। पहली चीज तो आसानी से उपलब्ध हो जाए। दूसरी चीज, रॉ मटेरियल को लाने ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती, जो परिवहन लागत लगती, उसको बचाया जा सके। अच्छा, कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दूरी पर ले जाने पर खराब हो जाते हैं। जैसे हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, है ना, तो उसको आप ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। आप दूध को बहुत ज़्यादा दूर तक जो है मूव करा के नहीं ले जा सकते, ट्रांसपोर्ट करके नहीं ले जा सकते, एक लिमिटेड एरिया तक ही ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्री को जो है उन एरियाज में डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता हो। ऐसे हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, लौह इस्पात उद्योग की बात करते हैं। वहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है, चाहे वो कोयला हो, आयरन ओर हो, यानी जो लौह जो हम बात करते हैं लौह, कच्चे लोहे की, वो हो, चाहे हम बात करें वहाँ पर मैग्नीज की, ये सारी चीज़ें भारी हैं। अगर इसको ज़्यादा दूर ले जाया जाएगा तो परिवहन लागत या जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जनरली यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक ऐसी जगह चुनी जाती है, एक ऐसी जगह देखी जाती है जहाँ पर जो इन सभी रॉ मटेरियल जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाए, तीनों चारों तरह का जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, वो कच्चा माल चाहिए, वो एक ही आसपास उपलब्ध हो जाए। तो ऐसी जगह पर जो है इंडस्ट्री को डेवलप कर लिया जाता है। तो आप देखेंगे जितना भी हमारा लौह इस्पात उद्योग है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो ऐसे एरिया के आसपास ही होगी। या तो वहाँ कोयला प्राप्त हो रहा होगा, या वहाँ पर जो आयरन ओर मिल रहा होगा, लोहा इसको प्राप्त हो रहा होगा, या मैग्नीज मिल रहा होगा। तो ऐसे एरिया में जो है इंडस्ट्री डेवलप करी
जाती है। इसी तरह से जैसा मैंने बताया कि कुछ रॉ मटेरियल खराब हो जाता है, जैसे गन्ने की हम बात करें, गन्ने को ज़्यादा दूर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करके ले जाएंगे तो वहाँ पर गन्ने के रस में मात्रा कम होती जाएगी, शुगर फिर कम बनेगी। तो इसलिए आप देखेंगे जितनी भी शुगर फैक्ट्रियाँ हैं वो उन्हीं एरिया में है जहाँ पर शुगर केन या गन्ना पैदा होता है, वहीं पर शुगर फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो यूपी हो, ईस्टर्न यूपी हो, महाराष्ट्र हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रॉ मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसी तरह कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम रुई की बात करें तो रुई एक ऐसी चीज़ है जिसके ना तो किसी भी तरह से उसमें कमी नहीं आती, उसमें डाउनफॉल नहीं आता, तो वो कहीं भी दूर तक जो है मूव करा के ले जाई जा सकती है। या हम बात करें अगर हम लोग शक्ति के साधन के रूप में बात करें, एनर्जी सोर्सेज के रूप में बात करें, तो जो है गैस की बात करें या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो उनको आप पाइपलाइंस के थ्रू आप दूर तक ले जा सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती। बट अगर कोयले की बात करें तो कोयले को आपको दूर ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं अपने रॉ मटेरियल मिलने वाला जो एरिया है वहीं पर आपको स्टैब्लिश दिखेंगी, वहीं पर आपको स्थापित दिखेंगी। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम लगे, रॉ मटेरियल खराब ना हो। इन सब फैक्टर्स को जो है देखकर जो है जो इंडस्ट्री है या जो उद्योग है उसको स्थापित करा जाता है, उसके एरिया को जो है वो देखा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है पूरे जहां पर भी रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, अब देखो रॉ मटेरियल भी दो तरह से अवेलेबल होता है। मैंने कहा कि जो है रॉ मटेरियल जो है मोस्ट ऑफ भाई कहाँ से मिलेगा, या तो कृषि क्षेत्रों से मिलेगा, एग्रीकल्चर से, या हमें फॉरेस्ट से मिलेगा, वनों से मिलेगा, या हमें खानों से मिलेगा, है ना, माइंस से मिलेगा। लेकिन उसके अलावा रॉ मटेरियल आप लोग जानते हैं कि कई बार जो है आयात करके भी लाया जाता है, इंपोर्ट करके भी लाया जाता है। तो आपको बहुत सारे उद्योग जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलेंगे। तो वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में या जो है सी शोर एरिया में इसलिए एस्टैब्लिश होते हैं ताकि जो आयात करके अगर कोई रॉ मटेरियल लाया जा रहा है, कोई रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट करके लाया जा रहा है तो वहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्र में आएगा, शिप के माध्यम से आएगा, जहाज के माध्यम से आएगा, और वो समुद्र तटीय क्षेत्र में उतरेगा और वहीं पर उसका यूज कर लिया जाएगा। फिर वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या परिवहन लागत बचा ली जाएगी। तो इस तरह से जो है रॉ मटेरियल जो है उसको देखते हुए जो है उद्योग की स्थापना या इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको स्टैब्लिश किया जाता है। उसको बहुत ज़रूरी होता है देखना, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर होता है, क्योंकि विदाउट रॉ मटेरियल जो है आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री की सोच भी नहीं सकते, किसी भी तरह की इंडस्ट्री के बारे में आप सोच ही नहीं सकते, सोचना ही जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। सेकंड जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है शक्ति के साधन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली जब आप कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री में जो भी आपकी मशीन्स हैं या जो भी वर्क हो रहा है उस पर उन सबको चलाने के लिए, इस वर्क को करने के लिए जो है शक्ति के साधन या सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, आज हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें, शक्ति के प्रमुख साधनों की बात करें तो हम लोग कोयले की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं गैस की, है ना, हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, ठीक है, हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, नाभिकीय ऊर्जा की, ठीक है, हम लोग बात करते हैं जलीय ऊर्जा की, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि जितने भी शक्ति के साधन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती हैं जो जनरली शक्ति के साधन जहाँ पर उनको सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल होता है वो वहीं पर स्टैब्लिश हो जाती है। जैसे मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दिया था कोयले का, आपको जितने भी लॉ और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, लॉ मेरे को बिल्कुल स्टील को हिंदी में ध्यान ही नहीं आ रहा क्या कहते हैं, तो लॉ आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको कोयला क्षेत्रों के पास मिलेगी। अब वो कोयला क्षेत्र या कोल एरिया उसके पास में क्यों मिलेगी, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कोयला वहीं आसपास मिल जाता है। तो कोयला जो है वहाँ पर शक्ति के साधन या सोर्सेज ऑफ एनर्जी का काम करता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का काम करता है तो नियरेस्ट ही मिल जाता है, वही चीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है और जो है
एनर्जी सोर्स अवेलेबल हो जाता है, उसका यूज कर लिया जाता है। तो ऐसी चीजें आपको काफी देखने को मिलेगी, है ना। इसी तरह हमारे देश में अगर हम लोग देखें तो जितनी भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जल स्रोतों के आसपास, यानी जो वाटर रिसोर्सेज है उनके आसपास भी है, क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहे हैं, वाटर से जो एनर्जी मिल रही है उसका यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस वाटर एनर्जी का यूज करके जो है वो अपना वर्क जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये चीज है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो एनर्जी का जो भी है यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने अभी पिछले टॉपिक में भी बताई थी, पेट्रोलियम और गैस। पेट्रोलियम और गैस दोनों ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव किया जा सकता है। तो जो इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, विकेंद्रीकरण जो हुआ है उद्योगों का कि अलग अलग जगह स्थापित हो जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो पेट्रोलियम और गैस है। साथ में हम लोग देखते हैं कि जो तारों के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी मूव करी जाती है वो है। अगर ये नहीं होते तो आप ये मान लीजिए कि सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एनर्जी सोर्सेज के आसपास ही होती, लेकिन क्योंकि मूवमेंट हो रहा है एनर्जी सोर्सेज का, पेट्रोलियम पदार्थों का, जो है गैसेस का, नेचुरल गैस का, है ना, प्राकृतिक गैस का, तो उसके कारण जो है उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन इंडस्ट्रीज का हुआ, इसमें शक्ति के साधनों में, नहीं तो फिर वही सेंट्रलाइज हो जाते, केंद्रीकृत हो जाते, वो चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, परिवहन व संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आप जानते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्रीज तक, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने में, और फिर जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा उत्पादित वस्तु है उसको मार्केट तक ले जाने में, उसको बाजार तक ले जाने में, है ना। तो सबसे बड़ा रोल तो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन का हो जाता है। ये इस तरह से काम करती है जैसे हमारा हार्ट के लिए ब्लड, हार्ट के लिए वेसल जो होती हैं, जो हमारे हृदय की जो अलग अलग ये कह सकते हैं हम लोग नसें जो होती हैं वो कार्य करती है ब्लड को लाने का, ले जाने का, और फिर हार्ट वर्क करता है, हार्ट जो है हमारा हृदय जो है वो कार्य करता है। उसी तरह से किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये वेसल्स की तरह है, ये उन नसों की तरह है जो कच्चा माल लेकर आ रहा है। कच्चा माल किसके थ्रू आ रहा है? परिवहन के साधनों के थ्रू आ रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है, और जो बना हुआ माल है, जो उत्पादित माल है, जो हमारा प्रोडक्शन है, वो मार्केट तक, वो बाजारों तक कैसे जा रहा है? वही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू या परिवहन के साधनों के माध्यम से वो आगे जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कि उसके पास में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, परिवहन के जो साधन है वो अच्छे से उपलब्ध हो, बढ़िया उपलब्ध हो, तो ही इंडस्ट्री डेवलप कर पाती है, और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर, विशेषकर अफ्रीका की मैं बात करूंगा, कि वहाँ पर परिवहन के साधन नहीं होने के कारण, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण जो है आज तक कई जगहों पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हो सका। इसी तरह से कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन जो है, चाहे वो हम लोग बात करें टेलीफोन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, और आजकल तो पूरा का पूरा जो आप देखते हैं सप्लाई से लेके सारे जो ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स लेना, ऑर्डर्स देना, सारा जो कम्युनिकेशन है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और आजकल तो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मोड अवेलेबल है। सबसे तेज जो है संप्रेषण के साधन या संचार के साधन उपलब्ध हैं, उनके कारण जो आप फटाफट किसी को भी ऑर्डर दे देते हैं, किसी से भी ऑर्डर ले लेते हैं, बिल पहुंचा देते हैं। तो ये जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये भी सपोर्ट करता है किसको, किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने में, किसी भी इंडस्ट्री को किसी जगह पर स्टैब्लिश करने में। अगर ये अवेलेबल होगा, रैपिड मोड ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल होंगे, अगर जो है संचार के साधन बहुत तेज उपलब्ध होंगे, तो उसका विकास भी उतना संभव होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मार्केट की या बाजार की। बाजार या मार्केट की देखिए बात करें तो बाजार या मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो माल बनेगा, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादित माल को बेचने के लिए आपको बाजार की आवश्यकता है। अब बाजार क्या है? बाजार एक्चुअल में ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग आपके प्रोडक्ट को, आपके उत्पादित माल को खरीदने की क्षमता रखते हो, क्रय क्षमता रखते हैं, है ना। जहाँ के लोग जो है आपका जो भी प्रोडक्ट है
उसको खरीदने की, उसको जो है खरीदने की, क्रय करने की, ठीक है ना, क्षमता रखते हो, उसको खरीद सकते हो, इतना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यानी आपका तैयार माल की मांग भी हो, मांग हो पहली चीज, है ना, और दूसरा क्रय क्षमता, लोग आपके माल को खरीदने की क्षमता रखते हो। तो मांग को हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हम कहें कि भाई ठीक है, जो है डिमांड होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और डिमांड होने के साथ साथ जो है परचेजिंग पावर, यानी यहां तो हम कहेंगे डिमांड और दूसरा परचेजिंग पावर। तो जहां पर ये मार्केट, ये जो बाजार है, जहां पर उस प्रोडक्ट की, उस वस्तु की मांग और क्रय क्षमता होगी, वो आपके नियरेस्ट होना चाहिए, वो आपके पास में होना चाहिए, नियर होना चाहिए, है ना। अगर वो पास में होगा, नियर होगा आपकी इंडस्ट्री के, तो वही चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपकी जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, परिवहन लागत कम हो जाती है, इजीली साधारणतः जो है पास के मार्केट में आपका मॉल पहुंच कर खप जाता है, बिक जाता है पूरा का पूरा, तो आपको ज्यादा दूर तक उसको भेजना नहीं पड़ता है। तो ये चीज है। आज हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भारत आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ वर्ल्ड जो है वो इंडिया है, और इसी कारण से इंडिया की इतनी वैल्यू है। तो मार्केट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। अगर मार्केट नहीं है तो आपका माल ही नहीं बिकेगा, माल बिकेगा नहीं तो ऑब्वियसली आप कैसे फायदा उठाएंगे और क्यों इंडस्ट्री लगाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ जाता है। उसके बाद होता है कुशल श्रमिक या स्किल्ड लेबर। जब आज के टाइम में हम लोग स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ वर्क जो है आजकल मशीन्स के थ्रू कंप्लीट होता है, मशीनों के माध्यम से पूरा किया जाता है, लेकिन फिर भी उन मशीनों को चलाने के लिए, है ना, उन मशीनों को चलाने के लिए आपको कुशल श्रमिक या स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। विदाउट स्किल्ड लेबर या विदाउट, हम लोग कहेंगे कुशल श्रमिकों के बिना जो है कार्य करना संभव नहीं होता, क्योंकि वो जो मशीन है उनको चलाना आना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको वर्क करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आजकल रोबोट्स या हम लोग कहें कि बिना वर्कर वाली मशीनें, स्वचालित मशीनें जिसे हम कहते हैं, वो भी यूज होने लग गई हैं, बट फिर भी स्किल्ड लेबर की वैल्यू बनी हुई है। स्किल्ड लेबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भाई कैपिटल या पूंजी। पूंजी या कैपिटल की बात करें, हम लोग इतने सारे मुद्दों पर अभी तक बात कर चुके हैं। विदाउट पूंजी और कैपिटल ये कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी अगर आपको इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो ये सारे संसाधन जुटाने के लिए, ये सारे रिसोर्सेज के लिए आपको सबसे पहले चाहिए पूंजी या कैपिटल। मजदूर चाहिए, मजदूरों को सैलरी देने के लिए, पैसा देने के लिए आपको चाहिए पूंजी या कैपिटल। संचार परिवहन के साधन चाहिए तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। शक्ति के साधन करते हैं, कैपिटल चाहिए। कच्चा माल चाहिए, पूंजी या कैपिटल चाहिए। तो ये सबके लिए आपको कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पूंजी या कैपिटल हो जाती है। विदाउट दिस आप लोग इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर जो भी एक पूंजी होनी चाहिए, जो भी कैपिटल होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, पूंजी होनी चाहिए, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कई जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हुआ है, वहाँ पर अभी जो है औद्योगिकरण बहुत कम हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ पर लोगों को लगाने के लिए कैपिटल नहीं होता, पूंजी नहीं होती। अगर पूंजी या कैपिटल हो तो हर जगह इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, बट पूंजी और कैपिटल की कमी के कारण कई बार रिसोर्सेज के होते हुए भी और दूसरे संसाधनों के होते हुए भी जो है उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाती हैं। फिर नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। आपको पता है कि हर इंडस्ट्री में थोड़ा या कम अलग अलग मात्रा में जो है पानी या वाटर सप्लाई या जलापूर्ति की आवश्यकता होती है। तो जलापूर्ति जो है विशेष रूप से हम लोग कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं पेपर इंडस्ट्री, लुगदी इंडस्ट्री, हम लोग बात कर सकते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, लॉ एंड और इस्पात उद्योग जो है, कपड़ा उद्योग जो है, वस्त्र उद्योग जो है, ऐसे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हम लोगों को स्पेसिफिक रूप से जो है जल स्रोत या जलापूर्ति या वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा जरूरी
होती है, तो वो होना ज़रूरी है। जहाँ पर भी जितना वाटर सप्लाई चाहिए, आप देखते हैं बहुत सारे उद्योग इसीलिए बहुत सारी नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे डेवलप किए जाते हैं ताकि उनकी वाटर सप्लाई या जलापूर्ति होती रहे। तो ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जलवायु या क्लाइमेट। जलवायु या क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है, अगर अच्छी जलवायु है, अच्छा डिसेंट क्लाइमेट है, प्रॉपर क्लाइमेट है, अच्छा सुहावना मौसम रहता है, तो जो वर्कर्स है उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो रैपिडली स्पीडली जो है वर्क कर पाते हैं। कुछ वापस कहूँगा कि स्पेसिफिक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिन्हें स्पेसिफिक क्लाइमेट या जलवायु की जरूरत होती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, वहाँ पर उनको आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ह्यूमिड जो है क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो वो अगर ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं होगा तो वो सूती वस्त्र का जो धागा बार बार टूट जाता है, तो वो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आपको स्पेसिफिक क्लाइमेट, स्पेसिफिक एटमोसफियर जो है वो अवेलेबल कराना ही कराना पड़ता है, उसके बिना इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री में टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए होते हैं। वैसे तो जनरली अगर कोई स्पेसिफिक क्लाइमेट नहीं चाहिए किसी इंडस्ट्री को डेवलप करने में, तो भी हम कहते हैं कि प्लीजेंट क्लाइमेट, एक अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए जिसमें वर्कर्स काम कर सके। आप जो है थार के मरुस्थल में ले जाके फैक्ट्री लगा दें और टेम्परेचर 50 डिग्री अबव हो रहा है, तो वहाँ पर कोई काम नहीं कर पाएगा, या -40 डिग्री में कोई काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको प्लीजेंट क्लाइमेट मिलना जरूरी है। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उच्च तकनीकी। आप जानते हैं जो भी वर्क है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, उसकी कार्य कुशलता बढ़ा देता है। मतलब आप ये कहें कि अगर आप कच्चे माल का उपयोग कर रहे हैं तो कच्चे माल का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी और उच्च तकनीक यूज़ कर रहे हैं, आपके जो छीजत बच रही है, जो आपकी गंदगी निकल रही है किसी भी प्रोडक्ट में, वो कम से कम निकलेगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। साथ में स्पीड रैपिड हो जाएगी, गलतियों की संभावना कम रहेगी। तो अगर आप उच्च तकनीक, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे जो है फायदे देखने को मिल जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात करें, है ना, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की, तो अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम पॉल्यूशन होगा, कम से कम गंदगी निकलेगी, तो आप जो है एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को उच्च तकनीक या रैपिड जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आपको समर्थन करती है, आपको सपोर्ट करती है। इसके बाद हम लोग पे बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की या सरकारी नीतियों की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या गवर्नमेंट आपको इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए सपोर्ट करती है। अगर गवर्नमेंट सपोर्टिव है तो इंडस्ट्री डेवलप करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट अगर सपोर्टिव नहीं है, वो ये कर रही है कि अपने यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर रही है, उनका नेशनलाइजेशन कर रही है, उनको सरकारी बना रही है, तो वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाएगा। टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो फिर वहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं की जा सकती। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज पॉजिटिव है, सपोर्टिव है इंडस्ट्रीज के लिए, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप करना ज़्यादा ईजी होता है। उसके बाद अदर फैक्टर्स या अन्य कारकों की बात करें तो वहाँ पर चीप लैंड की बात आ जाती है, सस्ती भूमि। अगर सस्ती भूमि, चीप लैंड मिल गया तो ऑब्वियसली आपकी कैपिटल जो है आपको कम लगानी पड़ेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा, पूंजी कम से कम भूमि में तो कम लगेगी। राजनीतिक स्थिरता की बात होती है, पॉलिटिकल स्टेबल है एरिया, भाई कहीं पर दंगे हो रहे हैं, रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, है ना, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, रोज चुनाव हो रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहेगा। इंडस्ट्री वहीं लगाएंगे जहाँ वातावरण शांत हो, शांति से सारे कार्य हो रहे हो, तो वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की फैसिलिटी, बैंकिंग और बीमा की सुविधा की बात होती है, जहाँ पर ये उपलब्ध होती है साधारणतः वहाँ पर बैंकिंग से भाई लोन वगैरह लेना होता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होता है उसके लिए, और इंश्योरेंस से जो है कंपनी को बचाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए अगर ये होता है तो इंडस्ट्रीज को काफ़ी सपोर्ट मिलता है और इंडस्ट्रीज जो है अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाती है। तो ये कुछ उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक थे, फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को, जो हमने देखे। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि चैप्टर 7 में भी मैं इनकी बात कर चुका था एक बार, इसमें मैंने वापस से लिया तो है लेकिन बहुत शॉर्ट लिया, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, चैप्टर 9 के। तो जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।